मेरी माँ की तबीयत खराब होनी मेरे लिए पहचान बन गई। एक ही हॉस्पिटल में माँ और बाप जब दोनों एडमिट होते हैं तो मतलब जीवन लगता है यार खत्म हो गया यार। अगर आप एक्टिंग करियर वापस से रिज्यूम करते हैं तो उनको भी तो खुशी होती है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि मैं जाऊंगा या मेरी माँ जाएगी। आज की डेट में ना 20 साल तक लोगों को पता ही नहीं होता, 25 साल तक कि हमें करना क्या। बॉम्बे में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कि काम कर रहे हैं, लोग नहीं जानते हैं। आपने ऑब्वियसली लाइफ में दो बोल्ड डिसीजन लिए। एक तो आपने एक्टिंग करियर चुना और उसके बाद आप पटना आए। आपने सोचा कि आप एक चाय वाला बिजनेस स्टार्ट करेंगे। मुझे ऐसा तक किया गया है कि मुझे लगा एक टाइम के बाद कि मुझे कि यार नहीं रहना चाहिए। तो बॉम्बे से जब पटना में शिफ्ट हो रहा था तो मैंने अपने मित्रों को बोला था यार एक एक्टर चाय वाला के नाम से स्ट्रीट पे कैफे खोलते हैं। तो उन लोगों ने मजाक उड़ाया मेरा, लगा कि क्या यार तुम एक्टर चाय वाला। तुम लड़की आई थी ग्रेजुएट चाय वाली, मेरी शॉप पे आके बैठी है, सीखी है। रिस्क लो, बिना रिस्क का इश्क नहीं होगा। तो एक लड़की जब बहन रहती है तो बहुत अच्छी, लेकिन एक गर्लफ्रेंड बनती है तो जरूरी नहीं कि वो अच्छी है। मेंटली जब टॉर्चर किया जाता है ना तो कभी कभी लगता है जीना बेकार है। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं यार, इन लोगों के लिए मैं अपना लाइफ को चेंज करूंगा। कहानी एक ऐसे लड़के की जिसने सितारों से भरी दुनिया को छूकर फिर उसी मिट्टी में लौटने का फैसला किया जहाँ से वो जुड़े हैं। सुनिए ना पॉडकास्ट में मिलिए बिहार के ऐसे एक अभिनेता से जो एक्टिंग से पर्दों पे तो कमाल कर ही चुके हैं और अब एक्टर चाय वाला के नाम से एक एंटरप्रेन्योर के रूप में भी पहचाने जा चुके हैं। विकास आर्या, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप जो अभी कर रहे हैं एज ए एंटरप्रेन्योर, उसके बारे में कुछ बताइए। और आप एक्टर भी हैं, आप एक बिजनेसमैन भी हैं, आपने एक स्टार्टअप भी खोला है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलूँगा, आप लोगों को, आपकी टीम को बोलूँगा। और मेरा नाम विकास आर्यन है और एवरीबॉडी कॉल में एक्टर छाया वाला, एक्टर भैया। तो सब लोग मुझे एक्टर भैया के नाम से बोलते हैं। और मैं अभी चाय का मतलब चाय पिला के लोगों को प्यार बांट रहा हूँ। तो सर ये जो एक्टर चाय वाला है बहुत ही इंस्टेंटली ग्रैबिंग है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली बहुत ही लोग अच्छे से मतलब जान पाते हैं इस चीज़ को। तो ये नाम के पीछे कोई मीनिंग, कोई सोच थी या बस ऐसे ही? नहीं, बेसिकली मैं एक एक्टर ही रहा हूँ। और मैं एक रंगकर्मी रहा हूँ। पटना बिहार आर्ट थिएटर से मैं पास आउट हूँ। उसके बाद मैं दिल्ली में मैंने पढ़ाई किया है। रॉबिन दास मेरे गुरु रहे हैं। फिर मंडी एक ड्रामा स्कूल है, मैं वहाँ से पास आउट हूँ। तो मैं एक कलाकार ही रहा हूँ। और मैंने बहुत सारा टीवी शोज भी किया है। उसके बाद बॉम्बे में मैंने ढाबा भी चलाया मैंने। तो आपको क्या वहाँ से आइडिया लगा कि? नहीं, ये बहुत यार मतलब मैम कि ये बहुत मेरे लिए टफ था। मेरा डैड डे मेरा एक शूट था क्राइम पेट्रोल का। और उसी दिन मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। मुझे फ़ोन आया ऐसे ऐसे, तो फिर मैंने सुबह का फ्लाइट लिया। रात में हुआ था तबीयत खराब, रात की फ्लाइट मुझे मिल नहीं रही थी। मैं सुबह पटना पहुंचता हूँ तो हॉस्पिटल पहुंचता हूँ, एयरपोर्ट से हॉस्पिटल डायरेक्ट जाता हूँ। सब लोग, पूरी फैमिली सदमे में थी हमारी। मेरी दीदी एक बहुत अच्छी मित्र रही है। मैं 2-3 दिन तक ऊपर नहीं जा पाया माँ से मिलने के लिए, क्योंकि बहुत स्थिति उनकी बहुत ख़राब थी। फिर गया, मैं मिला उनसे, लगा ठीक है थोड़ी। आफ्टर 7 डेज बाद मेरे फादर को ब्रेन स्ट्रोक हो गया। सेम हॉस्पिटल में मैं उनको एडमिट करवाया, मतलब भाई लोग एडमिट करवाए उनको। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं, मतलब मुझे लग रहा था यार एक ही हॉस्पिटल में माँ और बाप जब दोनों एडमिट होते हैं तो मतलब जीवन लगता है यार खत्म हो गया यार। मुझे उस समय लगा कि
क्या होगा, किसको मैं माँ बोलूँगा, किसको मैं बाप बोलूँगा। तो मैं उस समय मतलब अपने आप को सँभाल नहीं पा रहा था कि मैं क्या ही करूँ। ठीक है, गॉड ने चाहा, लोगों ने प्रे किया, माँ-बाप के बच्चे भी अच्छे रहे शायद। मुझे लगा कि नहीं ठीक है, ठीक हुए बहुत दिन तक। माँ निकलती है हॉस्पिटल से तो फादर रह जाते हैं। फादर ने मतलब ऐसे 2-3 महीना ऐसा चलता रहा। माँ तो ठीक हो गई बट फादर, याददाश्त चली गई फादर की। तो मैं फादर से बहुत कम अटैच रहा हूँ, माँ से ज़्यादा मैं अटैच रहा हूँ। तो उसी दरमियान मैं अपना होम टाउन शिफ्ट हुआ, और होम टाउन शिफ्ट होने के बाद मंथली इन लोग का चेकअप होता था। तो यहाँ तक कि मैं बोलना नहीं चाहिए, वो मतलब मेरा सौभाग्य था कि मैं शायद अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड किया। तो मैं यहाँ तक कि उनको तो वॉशरूम ले जाता था, और मैंने उनका पोटी तक भी साफ किया अपने हाथों से। तो मुझे वो महसूस हुआ कि यार शायद मैं जब बच्चा था तो वो भी कर रहे, तो एक बच्चा ऐसा बिहेव फादर करने लगे थे। घर वालों का कहना हुआ कि फिर क्या तुम बॉम्बे नहीं जाओगे एक्टिंग। तो बोले नहीं यार, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी माँ और बाबूजी हैं। भाई लोग का ही कहना था कि जाओगे नहीं, अंकल लोग का और भी फैमिली मेम्बर का, मेरे नहीं। फिर मैंने पटना रहने का डिसाइड कर लिया। आपका ये कहना है कि मतलब फैमिली इश्यूज़ या फिर फैमिलीज़ में जो भी नहीं, सबसे पहले मेरी माँ। अगर मैंने एक्टिंग करियर को होल्ड किया तो मेरी माँ सबसे बड़ा। तो सर अगर आप एक्टिंग करियर वापस से रिज्यूम करते हैं तो उनको भी तो खुशी होती है, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि वापस जाना? नहीं, मेरी माँ का हमेशा कहना हुआ कि भाई मेरी तो उम्र निकल गई भाई, बेटा तुम जाओ बॉम्बे में रहो एक्टिंग को कर। बट क्या है ना मैम कि अगर मैं बॉम्बे जाता हूँ तो मेरा ध्यान हमेशा इन लोग के पास रहेगा, क्योंकि जीवन में अगर मेरा मानना है ना कि माँ बाप सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लाइफ में। अगर मैं अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखूँगा तो हमारे बच्चे क्या हमें ख्याल रखेंगे। एक टाइम आएगा कि अभी तो शायद अभी का जो जनरेशन जो चल रहा है ना, मतलब हमारे बच्चे पता नहीं क्या ख्याल रख पाएंगे, वो मुझे भी नहीं पता। तो उन लोग का कहना हुआ कि तुम जाओ काम करो, बट मैं नहीं गया और मुझे लगा कि नहीं जाना चाहिए। तो फिर वहीं से एक शुरुआत होती है। मैंने एक छोटा सा यहाँ पे बोरिंग रोड चौराहे पे एक पांडा के नाम से मैंने स्ट्रीट पे फूड का वो खोला था, फूड कोर्ट खोला था मैंने। तो पांडा सी अच्छा, तो आप पहले मतलब चाय वाय ये बाद में आई है? आई बात। अच्छा। तो उसके बाद पांडा चाय स्टेशन आया, बट आफ्टर दैट प्रोप्राइटर पे दिक्कत हुआ उसको, तो वो चेंज किया गया। मैं जब बॉम्बे से आया था ना, तो जब इन लोगों अपने दोस्तों से सर्कल में जब डिस्कस किया था ना, मैंने उनको बोला था यार कि बॉम्बे में चाय का बहुत ज़्यादा क्रेज है। बॉम्बे में मैं एक ढाबा भी चलाता था, हंगर जीरो माइल स्टोन के नाम से, और मेरे बगल में एक पांडे जी के नाम से चाय बेचते थे। बहुत बड़ा कैफे था लेकिन वो चाय बेचते थे। तो आलू प्याज पनीर चिकन सारे पराठा में बेचता था, और चाय वहाँ से लाता था 12 का और 15 का यहाँ पे बेचता था। तो चाय से काफ़ी लगाव रहा है मेरा। तो बॉम्बे से जब पटना में शिफ्ट हो रहा था तो मैंने अपने मित्रों को बोला था यार एक एक्टर चाय वाला के नाम से स्ट्रीट पे कैफ़े खोलता है। तो उन लोगों ने मजाक उड़ाया मेरा, लगा कि क्या यार तुम एक्टर चाय वाला तुम। फिर मैं ड्रॉप आउट कर दिया था भाई। फिर पांडा सी स्टेशन, पांडा चाय स्टेशन हुआ, प्रोप्राइटर पे दिक्कत हुआ, तब जाके फिर बाद में एक्टर चाय वाला आया। तो उससे पहले एक और चीज़ है कि बहुत सारे चाय वाले वायरल हो रहे थे उस समय। मेरे शॉप पे बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे काम के। इवन नाम नहीं लेना चाहिए फिर भी मैं नाम लेता हूँ। एक लड़की आई थी ग्रेजुएट चाय वाली, मेरी शॉप पे आके बैठी है, सीखी है, उसके बाद वो स्टार्ट किया। पहले मुंबई रहे, फिर आप पटना आ गए, तो उसके बीच की जो जर्नी रही है, आपने अभी बताया कि फैमिलीज़ के कारण और जो भी टर्बुलेंस थे, जो भी इश्यूज़ थी, उसके कारण आपको लगा कि नहीं यहीं रहना चाहिए। तो आपको एक रिग्रेट नहीं हुआ कि मतलब वापस जाना चाहिए? शायद अगर माँ बाबूजी की बात नहीं रहती तो रिग्रेट लगता है, लेकिन मुझे लगा यार कि रिग्रेट किस बात का। जिस माँ ने मुझे मतलब पैदा किया है,
फादर ने मुझे इतना ये किया। और मैं आज एक्टर चावला के नाम से जानता हूँ, तो वो भी मेरी माँ के वजह से। अगर मैं पटना शिफ्ट नहीं होता, लोग मुझे नहीं जानते। बॉम्बे में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कि काम कर रहे हैं, लोग नहीं जानते हैं। छोटा छोटा काम मैंने भी किया है। मेरा कहना है कि अगर मैं पटना नहीं आता, मेरी माँ की तबीयत खराब होनी मेरी मेरे लिए पहचान बन गई। मेरी माँ की तबीयत अगर खराब नहीं होती तो मैं पटना शिफ्ट नहीं होता। लोग मुझे आज एक्टर भैया, एक्टर चाय वाला नहीं कहते। तो इसमें भी बहुत बड़ा श्रेय मेरी माँ का ही है कि आज मुझे तकरीबन पटना में 2 लाख 4 लाख या 5 लाख लोग, या दो लोग भी अगर मुझे जान रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरी माँ का ही है। सर, आपने क्राइम पेट्रोल्स, कुमकुम भाग्य और बहुत बड़े बड़े एड्स में भी काम किया है। तो आपका वो पहला कैमरा मोमेंट जो आपको अभी तक याद हो? सबसे पहले मैं सीरियल जीटीवी का किया था, कुमकुम भाग्य। तो यार बालाजी टेलीफिल्म्स का था, एकता कपूर मैम का था। तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि मैं जब सेट पे पहुंचा तो थोड़ा सा, और अभी के सामने ही मेरा शूट था, और अभी और जो प्रज्ञा है, मैं एक फोटोग्राफर का कैरेक्टर किया था उसमें। तो हो गया था, पता नहीं, मुझे डर तो लग रहा था उस दिन, बट यहाँ तो रीटेक और ये टेक लग जाता, लेकिन बड़े लोगों के सामने लग रहा था उस समय कि शायद मैंने अच्छा किया नहीं किया। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है ना मैम, फर्स्ट इंप्रेशन अगर आपने अच्छा काम किया तो दोबारा लोग आपको बुलाएंगे। तो शायद ठीक ठाक हो गया होगा। डर तो लगा था मुझे, डर आज भी लग रहा है मुझे। अभी तो खैर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर डर लगता है कि मारेंगे लोग मुझे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर, एक तो आप पहले एक्टर थे और अब एंटरप्रेन्योर हैं। तो ये लॉजिकल था डिसीजन या फिर इमोशनल था या दोनों ही था? मैम, मुझे पटना रहने के लिए कुछ बहाना चाहिए था, और बहाना मेरी माँ थी। तो सबसे पहले तो पटना रुकने के लिए बहाना चाहिए था, और वो मेरी माँ रही। और दिन भर मैं करता गया यहाँ पे, बहाने के लिए मैंने काम शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए, मैं फाइनेंशियली मैं ठीक रहा हूँ, मेरी माँ भी एम्प्लॉय रही, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रही, मेरे फादर भी जॉब में रहे, मेरी माँ भी जॉब में रही। मेरे फादर एजुकेशन विभाग से, मेरे फादर डीडीओ एचएम रहे हैं, मेरी माँ स्वास्थ्य विभाग में रही, पटना राजेंद्र नगर से रिटायर्ड है। फाइनेंशियली मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट मेरी क्या पहचान थी? मेरी पहचान थी कि मैं एक माँ का बेटा हूँ। जैसे लोग खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, पढ़ते हैं, पैसा खत्म करते हैं, मैं भी वही कर रहा था। बॉम्बे जाके कर क्या रहा था? माँ बाप भी पैसा दे रहे थे मुझे भी। आज भी कहीं ना कहीं, आज भी माँ मुझे 10 से 15 हज़ार का हर महीने भेजती है मुझे। वो आशीर्वाद समझ के भेजती है, जो समझ, या छीनता हूँ मैं उनसे, दो पैसा दो उनको। तो मेरा मानना है कि यार ये एक इमोशनली भी था, और मुझे पहचान बनाने के लिए, मतलब अपना काम करने के लिए खुद से पैसे चाहिए होते हैं हर इंसान को लाइफ में। तो वो मेरी माँ ही श्रेय बनी। तो मुझे लगता है कि इमोशनली के साथ साथ ज़रूरत भी थी इस चीज़ की। और सर, आपने जब ये सोचा कि एक मतलब चाय का स्टॉल खोलते हैं जिसका नाम आपने एक्टर चाय वाला रखा, तो आप मतलब रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स कितने सपोर्टिव थे इस चीज़ के लिए? और क्योंकि आप मुंबई छोड़ के आए हैं, तो लोग ये भी बोलेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुंबई गए और फिर यहाँ आके आप चाय बेच रहे हो। ये बहुत मेरे लिए टफ डिसीजन था, लेकिन यहाँ के लिए टफ डिसीजन था। बॉम्बे में मैं ढाबा जब चला रहा था ना, तो बहुत लोगों को पता नहीं था, मेरे फैमिली लोगों को पता नहीं था कि मैं ढाबा चला रहा था। मैं बॉम्बे में मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी है। मुकेश छाबड़ा के एक मित्र हैं, आकाश दहिया, जो कि बहुत सारे फिल्म किया उन्होंने, डी डे और चिल्लर पार्टी, बहुत सारे, अभी भी बहुत सारे रिसेंटली उनका आ रहा है। तो मैं उनका असिस्टेंट डायरेक्टर रहा हूँ। तो मैंने उनके साथ बहुत सारा कास्टिंग किया, एड्स की, फिल्म की। जब वो काम नहीं कर रहे थे तो मैंने एक ढाबा खोलने का डिसीजन ले लिया था। मैं और उनके एक मित्र थे, राजेश भैया, उनके साथ मैंने एक ढाबा खोला। और ढाबा में मैं खाना प्रोवाइड करता था एक्टर लोगों को। तो बहुत सारे एक्टरों को मैंने खाना खिलाया है। अपना पराठा का स्वाद लोगों को खिलाया। पराठा के साथ लोगों को चाहिए होता था चाय, तो वही बोला, मैं बगल से चाय लेता था। तो चाय जीवन में मतलब मेरी माँ की आदत रही है चाय। दिन भर में कम से कम 7 से 8 कप चाय से पीती।
तो चाय वाला बन गया मैं बस। माँ के लिए। माँ के लिए नहीं, मतलब टफ इसलिए रहा ना मैम यहाँ पे कि जब मैं, लोगों को ये लगा कि यार बॉम्बे से शहर को छोड़ के, एक्टिंग करियर को छोड़ के चकाचौंध जो दुनिया को देखा है वो इंसान वो चाय कैसे बेचे। मैंने जीवन में आज तक घर में काम नहीं किया था और बाहर मैं चाय पिला रहा हूँ लोगों को। तो वो मेरे लिए मतलब एक अंदर से कहा जा सकता है कि खुशी भी था, कहीं ना कहीं लग रहा था मुझे कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। बीच बार बहुत सारे मेरे माइंड में बीच में बहुत सारे ख्यालात आए कि यार क्या मैं इसके लिए मतलब हूँ। अभी भी कभी कभी मेरे माइंड में ये भी आता है कि मैं क्या चाय बेचने के लिए आया हूँ। तकलीफ होता है, लेकिन फिर मुझे लगता नहीं यार ये चाय ने तो मुझे पहचान दे दी। सर, तो वो जो सेल्फ डाउट है आपके अंदर, और या कह ले कि रिग्रेट है, तो वो इसलिए आया क्योंकि सोसाइटी से ऐसा सुनने मिला, या आपको अंदर से ऐसा लगा? नहीं, अंदर से भी लगता है। सोसाइटी मेरे लिए फर्क नहीं करता मैम। क्या है ना कि सोसाइटी आपको खाने के लिए नहीं देती है, सोसाइटी आपको पैसा पे नहीं करती। मुझे कह दे चाय बंद कर दे तो मैं हर महीने 2 करोड़ देता हूँ, मैं बंद कर दूंगा, लेकिन फिर भी मैं बंद नहीं करूंगा। अब तो मेरी पहचान सोसाइटी से फर्क मुझे ये लगता है ना कि मैं एक्टर रहा हूँ तो एक्टिंग, मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं रहा हूँ, सीख रहा हूँ, आज भी मैं सीख रहा हूँ। तकलीफ होता है कि क्या एक्टर एक चाय वाला बनता है तो क्या मैं चाय बेचने के लिए आया हूँ? क्या जीवन मेरा चाय बेचना है? लेकिन फिर मैंने उसमें ढूंढा कि नहीं, चाय एक अच्छी चीज है, बहुत बड़ा, लोग खुशी में भी पीते हैं और गम में भी पीते हैं इसको। आप हर जगह पे आप पी सकते हो, हर परिस्थिति में पी सकते हो चाय। और चाय एक ऐसा बिजनेस है ना जो कभी बंद नहीं हो सकता है, कभी बंद नहीं होने वाला। तो मुझे लगा अच्छा बिजनेस है। पर हाँ, तो और लोगों का प्यार भी मिलते रहता है। मैं बहुत सारे ओकेजन फेस्टिवल या राम मंदिर का है वो, तो मैं कभी कभी चाय भी फ्री कर देता हूँ। तो उस मतलब उसके बावजूद मुझे प्यार और आशीर्वाद लोगों का मिल जाता है। तकरीबन मैंने राम मंदिर के ये पे मैंने 11,000 कप चाय फ्री में पिलाया था पटना में। तो मुझे आज के डेट में रिग्रेट नहीं है, अच्छा लगता है। बट जीवन है तो जीवन में कभी कभी वो पकड़ लेता है कि लाइफ में, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे स्ट्रगल भी आए। चाय का शॉप लगाना इतना आसान नहीं होता है, चाय बेचना भी बहुत टफ काम है। लोगों को लगता है कि एक सस्पेन ले लो, दूध ले लो, चाय पत्ती लो, छान लो, चाय दे दो। नहीं है, आप कितना प्यार से चाय को बनाते हैं और कितने मतलब कस्टमर वो कंटिन्यू है या नहीं है, वो बहुत मैटर करता है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। चाय बनाना बहुत टफ काम है, बहुत टफ काम है। क्या भैया, टफ काम है ना। सर, तो अभी जैसे कि आप पहले आपने आपने ऑब्वियसली लाइफ में दो बोल्ड डिसीजन लिए। एक तो आपने एक्टिंग करियर चुना, और उसके बाद आप पटना आए, आपने सोचा कि आप एक चाय वाला बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अभी के जो यूथ है, वो या तो एक पाथवे लेके चलते हैं फिक्स कि हमें यही करना है, यहीं जाना है। और अगर वो गलती से कोई पैशन फॉलो करते हैं जो थोड़ा टेढ़ा मेरा रास्ता हो उसका, तो सोसाइटी, लोग, कभी कभी फैमिलीज भी बोलती हैं कि तुम थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। मुझे भी लोग बोलते हैं, आज भी मुझे बोलते हैं तू कर क्या रहा है बच्चे। क्या मैम देखिए, हर इंसान का अपना अपना डिसीजन होता है। बट मेरा ये मानना है कि आज की डेट में ना 20 साल तक लोगों को पता ही नहीं होता, 25 साल तक कि हमें करना क्या है, डिसीजन ही नहीं पता होता। वो 25 साल बाद डिसाइड करते हैं कि हमें ये कर। आज के बच्चे यूथ तो फिर भी स्मार्ट हो गए बहुत सारे, मतलब इसलिए स्मार्ट हो गए, उनको पता है कि पैसा ही प्रायोरिटी है, पैसा है तो सब कुछ। तो मेरा ये मानना है कि यार पढ़ाई करना तो अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो बिजनेस करना है तो बिजनेस करो। अभी जो यूथ है उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि अगर उनका कोई सपना है, कोई बोल्ड सपना है जो वो आउट ऑफ द वे या आउट ऑफ जो उनका फिक्स पाथ है? सबसे पहले तो आप कुछ डिसाइड नहीं करते ना। हर इंसान कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, तैयारी लोग करते हैं, लेकिन अच्छी बात है, डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है आप डिसाइड नहीं करते, सब ऊपर वाला डेस्टिनी डिसाइड करती है। क्योंकि मैं एक्टर से चाय वाला कैसे बन गया मुझे नहीं पता। पहले माइंड में फिक्स होना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है या फिर चाय वाला बनना है। उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी।
मेरे हिसाब से माइंड में 10th के बाद ही डिसाइड हो जाना चाहिए कि मुझे करना क्या है। लोग वो नहीं कर रहे हैं आज के। फिर भी आज के बच्चे और आज की जनरेशन ने शुरू कर दिया कि नहीं मुझे करना क्या है। मैं लोगों को ये बोलूँगा जो दिल करे वही करो यार, लेकिन कि दिल के साथ साथ कभी कभी दिमाग का भी यूज़ करो, क्योंकि दिल हमेशा सही नहीं बोलता। क्योंकि इमोशनली ज़्यादा नहीं आपको लोग जीने नहीं देते, इमोशनल लोग को लोग दुनिया नहीं जीने देती। मैं बहुत इमोशनली इंसान रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनली रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इमोशनली आप रहोगे तो लोग लोग आपको यूज़ करेंगे। इस दुनिया में मेरा मानना है कि माँ बाप के अलावा आपका कोई कोई भी नहीं अपना है। वो निस्वार्थ आपसे प्रेम करते हैं। जीवन में कोई भी आपका है, हर लोग स्वार्थी होते हैं। और माँ बाप के बाद अगर कोई सबसे प्रिय अगर है जीवन में तो वो बहन होती है, क्योंकि माँ का दूसरा रूप बहन ही होता है, मेरा मानना है। और वाइफ की बात होती है, गर्लफ्रेंड की बात होती है, तो जरूरी नहीं कि हर एक इंसान को जीवन में एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिल जाए, नहीं तो फिर ड्राम में घुसा दिया जाता है। वो तो खैर अब नहीं, खैर नहीं, ये जीवन का सबसे कड़वा सच है कि मैं आपको लेकर एक एग्जांपल देता हूँ कि आप मेरी बहन है तो आप बहुत अच्छी होगी। आप किसी की गर्लफ्रेंड है तो जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छी हो। आप किसी की वाइफ होंगी तो ये जरूरी नहीं कि वो आप अच्छी होंगी। आप अगर माँ होंगी तो अच्छी होंगी। तो एक लड़की जब बहन रहती है तो बहुत अच्छी, लेकिन एक गर्लफ्रेंड बनती है तो जरूरी नहीं कि वो अच्छी रहेगी। अगर एक वाइफ बनती है तो वो ड्राम में भी घुसा सकती है, लेकिन एक माँ बनती है ना, तो माँ के बाद एक इमोशन आया। सर अभी जैसे आपने बताया कि लोगों को मतलब यंग एज में ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि उनको करना क्या है, या वो कौन से करियर पाथ में जाना चाहते हैं, तो उसमें एक रिस्क फैक्टर एलिमेंट भी इन्वॉल्व होता है ना, कि वो अगर यंग एज में ही डिसाइड कर लें कि उनको एक्टर बनना है, तो मे बी वो कहीं गलत रास्ते पे निकल जा सकते हैं, या फिर कोई रिस्क होता है इन्वॉल्व। बिना जीवन में रिस्क लिए कुछ नहीं कर सकता। रिस्क बहुत जरूरी है। बिना रिस्क का ना सफलता नहीं मिलता है। हमेशा इंसान को कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए। कंफर्ट जोन में रहने के बाद इंसान कंफर्ट हो जाता है, फिर वो कुछ नहीं करता, लेजी हो जाता है। तो मेरा मानना है कि जो बच्चे डिसीजन ले रहे हैं वो जरूरी नहीं है, वो डिपेंड मैन टू मैन पे भी करता है, लड़के पे भी डिपेंड करता है। तो मेरा मानना भाई रिस्क लो, और बिना रिस्क का कुछ नहीं कर सकते। सर अभी जो भी है, जो यंग जनरेशन है जो बोल्ड करियर पाथ परस्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? में ना बहुत से गांव से अच्छे अच्छे एक्टर निकल के आ रहे हैं, क्रिकेटर निकल के आ रहे हैं, बहुत अच्छे, मतलब जो कि आपके आस पड़ोस में फैमिली में कोई नहीं किया वो काम कर रहे हैं। मेरे फैमिली में दूर दूर तक मुझे लगता है ना कोई ऐसे इंसान नहीं है कि जो बिजनेसमैन भी है और एक्टर भी। मेरे फैमिली में मोस्ट प्रॉब्ली 90% लोग जॉब होल्डर है। मैं ही एक आवारा इंसान हूँ। ना मैं पढ़ा लिखा, ना ना मैं कुछ अच्छा कर पाया, ना एक्टर बन पाया, ना चाय बन वाला बन पाया। कहीं ना कहीं अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्क ही ले रहा हूँ। सब जरूरी है कि क्या मैं एक्टर चाय वाला कल के डेट में एक अच्छा इंट्रो बहुत बड़ा, मतलब एक 50-60 आउटलेट कैफेटेरिया टाइप का खोल पाएगा? वो मैं प्रयास में लगा हूँ। क्या ये जरूरी है कि मैं एक अच्छा एक्टर बन जाऊंगा? वो भी मैं प्रयास में लगा हूँ। काम तो बॉम्बे में मिलता है, मैं बिहार में हूँ, मुझे एक्टिंग करना था, अभी मैं आके चाय बेच रहा हूँ। तो मुझे कहना है ये कि यूथ को जो मन में आए वो करना चाहिए। रिस्क लो, बिना रिस्क का इश्क नहीं होगा। अगर इश्क करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, वो चाय से इश्क हो, या डॉक्टर से, या फिर आईएएस से, या आईपीएस से, या फिर क्रिकेटर से, या फिर बिजनेसमैन से। बिल्कुल। सो तो अभी जैसे आप चाय वाले एज अ, चाय वाला बोलने में कैसा अच्छा लगता है, बुरा लगता बिल्कुल अच्छा लगता है सर, और बहुत ही कैची भी है। है? चाय वाला या फिर एक्टर चाय वाला? एक्टर चाय वाला। भाई देखो, मैं अपना प्रचार तो करवा लेता हूँ लोगों से, ठीक है, एक्टर चाय वाला, एक्टर चाय वाला। और आप भी हमको लगता है सुनिए ना पॉडकास्ट में आके तो कंफर्टेबल होंगे।
हाँ, नहीं डर तो मुझे अभी भी लगता है। कैमरा जब लगता है, लोग रहते हैं जो पॉडकास्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं, एंकर जो है, मतलब पूरी आपकी टीम टीम मुझे, मैं आज भी अपने चाय स्टॉल पे काफ़ी दिन बाद चढ़ता हूँ, तो वो मेरे लिए स्टेज होता है ना। मैं एक स्टेज समझ के करता हूँ। मैं जब प्ले करता हूँ एज एन एक्टर, मैं चाय को मैं छानता हूँ, तो मुझे लगता है वो एक किस अंदाज से छानता हूँ और किस अंदाज से मैं कस्टमर को सर्व करता हूँ, तो वो मेरे लिए एक स्टेज होता है, प्लेटफॉर्म होता है। वो लाइव होता है, बस कैमरा लगा रहता है, कस्टमर एक लाइव कैमरा लगा होता है, आंखें उसकी। तो मुझे उस समय भी डर लगता है कि मैंने शायद चाय अच्छी बनाई, कॉफ़ी अच्छी बनाई या नहीं बनाई। तो उसी दरमियान जब भी मैं कहीं पॉडकास्ट या फिर शूट करता हूँ, तो मुझे डर लगता है, और डर लगना चाहिए। बिल्कुल सही। और मेरा आखिरी सवाल रहेगा ये आज, कि आप अपने यंगर सेल्फ को कोई एक मैसेज देना चाहें। यार मैं तो खुद यंग हूँ, दाढ़ी थोड़ा आ गया, बूढ़ा हो गया हूँ, ठीक है। मैं यंगस्टर को क्या बोलूँ यार, लोग खुद समझदार हो चुका है आजकल। मेरे कहने से लोग मान लेंगे तो बोलो, मैं बोल देता सर, जो आपकी तरह बनना चाहते हैं या फिर आप जिस करियर पाथ में वहाँ हूँ। जाना मेरे चाहते तरह तो मत बनना भाई, मैं अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि मैं आज भी सफर ही कर रहा हूँ। लोगों को दूर से लगता है कि मैं बहुत एक अच्छा एक्टर चाय वाला, दूर से ये वो, आम इंसान में बहुत अच्छा इंसान हूँ मैं, इमोशनल हूँ। बट मेरे से बन जाओगे तो सच में जीवन सफल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो मेरे से बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत यहाँ और यहाँ दोनों से। यहाँ से मत रहना, तो बर्बाद हो जाओगे, यहाँ से भी रहो। सर, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि एक्टिंग और एंटरप्रेन्योरशिप पटना, बिहार जैसी जगह में करना कितना चैलेंजिंग रहा, या लोगों ने कितने अच्छे तरीके से आपको एक्सेप्ट किया या नहीं किया? देखिए मैम, चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग रहा मेरे लिए। एक स्टेट पे आप अ, काट लगा रहे हो, दुकान लगा रहे हो, चला रहे हो, तो हर गवर्नमेंट का अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है। मेरे बहुत सारा टाइम मेरी दुकान को उठाया गया, तोड़ा गया, बहुत बार दुकान जलाया गया है मेरा, पेट्रोल डाल के। तो ठीक है, पेट्रोल जलाया किसने, पेट्रोल छीटा किसने, किसी ने दुकान पे। तो मेरा मानना है, बहुत आपके सपनों को मारा जाता है मैम। जब आप काम करते हो ना, थोड़ा सा ग्रोथ करते हो ना, तो लोग आपके सपनों को जलाते हैं। मेरे भी सपने को लोगों ने जलाया है, पेट्रोल डाल कर। तो मुझे लगता है बहुत टफ होता है। जीवन में मुझे बहुत लोग अच्छे मिले हैं, लेकिन जीवन में एक इंसान या दो इंसान या पांच इंसान मिलकर पूरा लाइफ आपका डिस्ट्रॉय कर सकता है। दुकान लोगों के लिए वो दुकान है, एक्टर चाय वाला लोगों के लिए वो बस दुकान है, चाय मिलता है, चाय में बेचता है। नहीं, मेरे लिए एक इमोशन है यार। मेरी दुकान मेरी एक पहचान है, मेरा कपड़ा है, मेरा एक वस्त्र है। और जब इंसान कोई तोड़ता है ना, या जलाता है ना, तो बहुत तकलीफ होता है। तो मेरा मानना है कि बहुत टफ है बिहार जैसे जगह में, अपने शहर में, अपने गांव में रह के भी ना, आपको लोग जब आपके कपड़े को फाड़ते हैं ना, आपके कपड़े को जलाते हैं ना, तो तकलीफ होता है। कभी कभी ये लगता है ना कि अपने शहर के छोड़ के दूसरे शहर में जाके काम करो। कम से कम दूसरे लोग परेशान जब करेंगे तो उतना तकलीफ नहीं होता। अपने लोग ही जब परेशान करते हैं ना आपको, तो बहुत तकलीफ होता है। तो ये मेरे लिए बहुत आज भी चैलेंजिंग है। मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि मैं कितना चैलेंजिंग है मेरे लिए। ये लोगों के लिए भी है, मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मैं एक बड़े शहर से आया, बॉम्बे छोड़ के आया हूँ। तो भाई इतना जान लो अब कि जितना मुझे तोड़ोगे उतना मैं और अपने आप को खड़ा करूँगा। नहीं तोड़ पाऊँ मैंने दुनिया का, जीवन का जो होता है ना, अच्छा सिचुएशन, बुरा सिचुएशन, मैंने सब देखा है। मुझे तो नहीं तोड़ पाओगे आप।
ठीक है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इनको परेशान किया जाता है, तोड़ा जाता है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंस, हर तरीके से तोड़ा जाता है। मुझे भी तोड़ा गया था। कहीं जरूरी नहीं कि हर कोई विकास आर्यन एक्टर चाह वाला बोरिंग रूट में बिजनेस करना बहुत टफ काम। लोगों को लगता है कि बोरिंग रूट बहुत सेफ एरिया है, ऐसा नहीं। बहुत टफ एरिया है। बहुत 90% या 95% लोग अच्छे हैं तो 2-4% लोग बुरे भी हैं। वो 2-4 बुरे लोग आपको जीवन बर्बाद कर देंगे, आपके सुसाइड तक करने के लिए। मुझे ऐसा तक किया गया है कि मुझे लगा एक टाइम के बाद कि मुझे कि यार नहीं रहना चाहिए, मुझे लगा लाइफ बहुत बेकार है यार। जब आपको मेंटली जब टॉर्चर किया जाता है ना, तो कभी कभी लगता है जीना बेकार है। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं यार, इन लोगों के लिए मैं अपना लाइफ को चेंज करूंगा। काम करते रहो भाई, डरो मत। जो जीवन में होगा वो होगा, और सब चीज कुछ ना कुछ आपको चीजें सिखाती है। सीखते रहो, काम करते रहो। इसी के साथ मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे कि अभी तक जितने भी आपने अप्स एंड डाउन्स देखे आपकी पूरी जर्नी में, उसमें से वर्स्ट पार्ट क्या था और बेस्ट पार्ट क्या था? वो स्पार्क मेरे लिए रहा है कि मैं जीवन में, देखिए मृत्यु तो सत्य है मैम। जब भी मेरी माँ की तबीयत खराब होती है तो मेरे लिए सबसे वर्स्ट वही होता है, मेरी माँ और मेरे फादर। अच्छा चीज तो आया ही नहीं जीवन में अभी तक, बहुत कुछ देखना है। जब मैं पता नहीं, मैं तो सोचता हूँ कि मैं उन लोग के रहते हुए मैं सफल हो जाऊं तो अच्छा। इसी दरम्यान मेरी एक एक्सीडेंट भी हुई होगी, मैंने बताया भी था, मेरी एक कार एक्सीडेंट हुई है। तो माँ माँ मेरे से थोड़ा ज़्यादा प्रेम करने लगी आजकल। वो जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि आप पहले जाओगे या मैं जाऊंगा या मेरी माँ जाएगी। जैसे जीवन सत्य है वैसे मृत्यु भी सत्य है। तो मेरे लिए सबसे वर्स्ट मेरी माँ, जब भी मतलब मेरी माँ कुछ दिन पहले भी अभी जस्ट उल्टा सांस लेना शुरू कर दी थी, तकरीबन 17-18 दिन पहले। तो मैं बहुत इमोशनली हूँ, मैं रोज आता हूँ। मैं जब भी सुनता हूँ उनके बारे में तो मैं लगता है यार मेरी लाइफ खत्म हो गया यार। क्योंकि मैं कुछ भी कर लूँ ना, माँ बाप के बिना मैं बहुत अधूरा हूँ। काश मेरे पास कोई ऐसा दवा होता कि मैं उनको ठीक कर देता। और जीवन में मुझे ये लगता है ना कि लाइफ बहुत अनप्रडिक्टेबल है यार। लाइफ को अच्छे तरीके से जीने की कोशिश कीजिए आप लोग, और कभी भी कुछ हो सकता है। अच्छा लगा यहाँ आके। सर हमारी ऑडियंस भी सुनिए ना पॉडकास्ट की, जितनी भी ऑडियंस होगी, व्यूअर्स होगी, वो सुन रही होगी तो आपसे कुछ अच्छा ही सीखेगी, और इसलिए हमने आपको यहाँ बुलाया था। मैंने कुछ गलत बोला होगा तो ये मेरी थॉट्स है। मुझे जो लगा, हर इंसान को अपना अपना बोलना चाहिए। मुझे जो लगा मैंने बोला, या किसी स्त्री या किसी पुरुष के बारे में मैंने बोला तो वो मेरा ओपिनियन था। मैंने जो आस पड़ोस देखा वही मैंने बोला, लेकिन जो सत्य लगा मैंने वही बोला दोस्त। बिल्कुल सर। अब सुनिए ना पॉडकास्ट में मुझे लगता है कि ऑडियंस भली भांति अवेयर होगी कि उन्हें क्या पिकअप करना चाहिए क्या नहीं। खैर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू।